हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में जो हमारा थर्ड हेड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और उससे रिलेटेड टैक्सेबल इनकम जो हमें निकालनी है उसका न्यूमेरिकल पीछे बोर्ड पर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किसी बिजनेसमैन की या प्रोफेशनल की टैक्सेबल इनकम हम कैसे निकालें, और जब वो अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करता है या फिर वो कैश बेसिस पे मेंटेन करता है, तो कैसे उसकी टैक्सेबल इनकम हम फाइंड आउट करेंगे। एक बात, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ये लेक्चर बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है, जिसका एक एक वर्ड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये, एक्रूअल बेसिस का दूसरा नाम मर्केंटाइल सिस्टम भी है। उसमें हमारे पास सवाल में दिया होगा, क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एडजस्टमेंट दी होंगी। और अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो फिर हमें सवाल में दिया होगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट या फिर कैश बुक। अब ये जो सवाल है इसमें हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो अब ये एक्रूअल बेसिस पे और कैश बेसिस पे टैक्सेबल इनकम के कैलकुलेशन में चेंजेस आता है। मेथड, दो मेथड है ये। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इस सेम न्यूमेरिकल को मैं एक्रूअल बेसिस से भी सोल्व करूँ और कैश बेसिस से भी सोल्व करूँ। तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें सुननी है। तो पहले हम एक्रूअल बेसिस से ही करेंगे, फिर उसके बाद कैश बेसिस से करेंगे। एक्रूअल बेसिस में अगर हमें न्यूमेरिकल करना होता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चन में जो एसएससी है उसका हमें स्टेटस समझना होता है, वह है कौन। तो मिस्टर मदन मोहन शर्मा इज एन एडवोकेट। कौन है वो? एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। तो हमें मालूम पड़ गया। अब हमें अगला काम देखना है कि हमारा ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर, जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 में। ठीक है। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर उसका दिया हुआ है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है। तो हमारा ये जो सरप्लस है इसको हम प्रॉफिट काउंट कर सकते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं। फिर ये हमें एक एक करके एडजस्टमेंट इसकी पढ़नी है और रिलेटेड आइटम पे ऊपर टिक लगाना है। तो यहाँ लिखा है मिस्टर मदन मोहन लिव्स इन 1/2 ऑफ द हाउस एंड अदर 1/2 इज यूज्ड एज ऑफिस। फिर इसके बाद आगे दिया है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मकान से रिलेटेड जो भी खर्चे दे रखे होंगे उससे रिलेटेड इंडिकेशन है कि मकान को आधा ये खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं, आधे में अपना ऑफिस चलाते हैं। एडवोकेट है तो ऑफिस चलाते होंगे, बिजनेसमैन होगा तो शोरूम वहाँ पर बना दिया या कुछ डिस्प्ले बना दिया, या उन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ है, इस तरीके का हुआ। ये हमारा ये प्रोफेशनल है तो उन्होंने अपना चैम्बर बनाया हुआ है। तो मकान के आधे में उन्होंने चैम्बर बनाया हुआ है और आधे को वो रहने के लिए यूज़ करते हैं। तो जितना पार्ट इन्होंने चैम्बर बनाया हुआ है वो इनका प्रोफेशनल हो गया, और जितना पार्ट ये खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपका जो है नॉन प्रोफेशनल हो गया, जो कि इस हेड में काउंट नहीं किया जा सकता खर्चे के रूप में, उससे रिलेटेड कुछ भी। इस पहली एडजस्टमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि हाउस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसमें से आधा अलाउड होगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उसके ऑफिस से रिलेटेड है, और बचा हुआ जो आधा है वो डिसअलाउड होगा। क्लियर? उसका बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, टिक लगा देते हैं। अब इन्होंने एक और हमारी हेल्प कर दी इस एडजस्टमेंट में कि रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसी मकान के हैं, तो हमें हाउस के खर्चों पे टिक लगाना है। तो उन्होंने बताया कि एक तो रेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसी मकान के हैं, तो मैंने रेंट को सर्किल कर दिया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मैं सर्किल कर देता हूँ, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि इस पर एडजस्टमेंट है। फिर इसके बाद देखिए आप, 1/2 ऑफ कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज। 1/2 ऑफ कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज। तो कार के जो खर्चे हैं वो पर्सनल यूज के हैं आधे,
तो मुझे टिक लगाना पड़ेगा इस पर, मोटर कार पर और मोटर कार के एक्सपेंसेस पर। आप कहोगे मोटर कार पे क्यों लगाया, एक्सपेंसेस ही तो है पर्सनल आधे। मोटर कार पे इसलिए लगाया कि मोटर कार आपने खरीदी है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि डिसअलाउड होता है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन कार का खर्चा है जो कि आधा पर्सनल है और आधा प्रोफेशनल है। तो कार का और कोई भी खर्चा तो नहीं है, हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक डेबिट में मुझे कार का कोई और खर्चा तो दिख नहीं रहा है। तो मोटर कार एक्सपेंसेस हो गया और एक आपका जो है परचेज ऑफ मोटर कार हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार 15%। तो मोटर कार पे मैं टिक पहले लगा चुका हूँ, एक और टिक लगा देते हैं, वो हमें हेल्प करेगा कि दो एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, ये बात समझने के लिए। फिर इसके बाद टाइपराइटर और फर्नीचर। तो टाइपराइटर देख लेते हैं, ऊपर से हमारे पास यहाँ टाइपराइटर तो नहीं है, परचेज ऑफ फर्नीचर है और टाइपराइटर ये नीचे है। क्लियर। अब इसके बाद हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखिए। एक्रूअल बेसिस पे हमारा मेथड क्या होगा, फिर कैश बेसिस पे भी करेंगे। तो पहले मैं एक्रूअल बेसिस, जिसका दूसरा नाम मर्केंटाइल सिस्टम भी है, उससे मैं सवाल को सोल्व कर देता हूँ। एक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल सिस्टम, इसमें हमारा सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, दैट इज कि मुझे सबसे पहले ये प्रॉफिट लिख देना है 1,25,500, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ बैलेंस एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कितना है 1,25,500। अब इसके बाद जो मैं करूंगा वो ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस डिसअलाउड होंगे और इस प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे होंगे, उन्हें मैं ऐड कर दूंगा, राइट। डिसअलाउड मतलब इनकम टैक्स में एज एन एक्सपेंस इट इज नॉट अलाउड, और वो आपने डेबिट में दिखाया हुआ है, उसे मुझे डिसअलाउड करना है तो मैं ऐड कर दूंगा। कोई भी इनकम या प्रॉफिट जो P&L अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में है और डिसअलाउड है, उसे मैं लेस कर दूंगा। अलाउड का कुछ नहीं करेंगे। क्लियर। इस अकाउंट से अलाउड का कुछ नहीं करेंगे। तो अभी देखते हैं साहब, पहला आपका है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। मैं लिख देता हूं एड एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस डिसअलाउड। राइट। तो इसमें हमारा सबसे पहला है हाउस होल्ड एक्सपेंस, जो कि डिसअलाउड है। हाउस होल्ड एक्सपेंस ये हमारा है 60,000 रुपीज का। फिर इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड, इसका कुछ नहीं करना है। चैरिटी डिसअलाउड, इसे आप ऐड कर दीजिए 2,500 रुपीज। टेलीफोन एक्सपेंसेस अलाउड, कुछ नहीं करना। इनकम टैक्स डिसअलाउड, ऐड कर दीजिए। इट इज फॉर रुपीज 4,500, शैल बी एडेड। फिर इसके बाद रेंट है आपका 20,000 का, उस मकान का जिसमें से आधा आप रहने के लिए यूज करते हैं और आधा आप अपने ऑफिस के रूप में यूज करते हैं। रेंट पे सर्किल है, तो ये हमें बताता है कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है जो हमें कंसीडर करनी है। तो पहली एडजस्टमेंट है जो हमने पढ़ी थी, आधे मकान में रहते हैं आधे में ऑफिस करते हैं। तो आधा पर्सनल हो गया, आधा प्रोफेशनल हो गया, तो आधा डिसअलाउड हो जाएगा रेंट। रेंट आप ऐड कर दीजिए 1/2, दैट इज 10,000 रुपीज। कैलकुलेशन भी करने के लिए साथ साथ तैयार रहिएगा। फिर इसके बाद लिखा है गिफ्ट टू डॉटर, ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है। गिफ्ट टू डॉटर, तो वो हमारा कितने का है 10,000 रुपीज, ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, टिक लग रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
और जो रेंट है वो हमारे हाउस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, तो उसमें आधा पर्सनल है, आधा आपका जो है प्रोफेशनल है। तो जो प्रोफेशनल पोर्शन है वो अलाउड होगा, आधा पर्सनल पोर्शन डिसअलाउड होगा। इलेक्ट्रिसिटी 1/2, दैट इज 2500 रुपीज़, 5000 का 1/2। फिर इसके बाद डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, एनी टाइप ऑफ डोनेशन, एनी टाइप ऑफ चैरिटी शैल बी डिसअलाउड। तो डोनेशन आपका जो है एनडीएफ में किया आपने, नेशनल डिफेंस फंड में, शैल बी डिसअलाउड फॉर ₹5000 रुपीज़। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमारे जो शर्मा जी हैं एडवोकेट साहब, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो ये अपनी सेविंग्स कर रहे हैं बिजनेस में से निकाल के। तो दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर विच हैज टू बी डिसअलाउड। तो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ विच इज ₹12,000 रुपीज। देन वी हैव लॉ जर्नल्स 15,000 रुपीज। जो भी लॉ जर्नल्स हैं, अब एडवोकेट है तो लॉ की बुक्स परचेज करना उसका एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जो उसने किया, जिसको डिसअलाउड करेंगे हम, बट इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हैज़ टू बी अलाउड। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड करना है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकते हैं। तो लॉ जर्नल की बुक्स डिसअलाउड हो जाएंगी। लॉ जर्नल की बुक्स डिसअलाउड कितने रुपए की हैं? 15,000, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकते हैं, तो वो हम लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन लॉ जर्नल्स 40%, तो 15,000 रुपीज़ पे 40% इज 6,000 रुपीज विच शैल बी क्लेम्ड बाय द एडवोकेट प्रोफेशनल। फिर इसके बाद देखिएगा सैलरीज 75,000 की इन्होंने स्टाफ रख रखा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट की अपने असिस्टेंट वगैरह को, तो ये प्रोफेशनल पेमेंट है, इट हैज़ टू बी अलाउड, नथिंग टू डू विद दिस। फिर इसके बाद परचेज ऑफ मोटर कार 3 लाख रुपए की है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड। परचेज ऑफ मोटर कार 3 लाख रुपीज, it has to be disallowed, but he can claim depreciation in it. He can claim depreciation in it. अब depreciation कितना ये क्लेम कर सकते हैं? कार अगर परचेज बिफोर अप्रैल 1, 1990 है तो उस पर 20% का डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, और आफ्टर है तो उसमें हम 15% का डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अगर कोई डेट वगैरह स्पेसिफाई नहीं है तो आफ्टर ही मानते हैं, 15% ही लगाते हैं। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन मोटर कार 15% रहेगा, तो 3 लाख रुपए पे 15%। एक और चीज यहां पर है, इस पे 2 टिक लग रखे हैं, इसका मतलब एक टिक तो ये है कि आधा कार का खर्चा पर्सनल यूज का है, दूसरा टिक है कि आपका मोटर कार पे 15% का डेप्रिसिएशन है। ये रेट दे रखी है डेप्रिसिएशन की, तो ऐसे यूज करेंगे, नहीं भी दे रखी होगी तब भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये रेट लगेगी, क्लियर। तो 15% का डेप्रिसिएशन है, तो दोनों एडजस्टमेंट कंसीडर करनी है क्योंकि 2 टिक है वहां पर। तो इसमें आधा पर्सनल एक्सपेंस है, आधा प्रोफेशनल है, तो हम अलाउ प्रोफेशनल वाला पोर्शन करेंगे, राइट। 3 लाख रुपीज पर 15% होता है 45,000, और उसका हाफ पोर्शन प्रोफेशनल है, दैट हैज टू बी 22,500, क्लियर। अब आगे देखिए, परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपीज, इट हैज टू बी डिसअलाउड। परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का है? 10,000 का। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड होना है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता है, जिसे आप लेस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन
फर्नीचर 10,000 पर कितना परसेंट? 10%। क्लियर? अभी आगे देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 25,000 रुपये की, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, इट हैज़ टू बी डिसअलाउड। कितने रुपए का है? 25,000। फिर इसके बाद मोटर कार के खर्चे हैं 30,000 रुपीज़ के, तो मोटर कार के जो भी खर्चे हैं वो हाफ पर्सनल है, टिक लग रहा है ना इसमें, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या बोल रही है इस बारे में? एडजस्टमेंट बोल रही है कि जो कार के खर्चे हैं आधे पर्सनल हैं आधे प्रोफेशनल हैं। एडजस्टमेंट सेकंड इज रिलेटेड टू दिस, राइट? तो मोटर कार एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज, half of which is 15,000 rupees, which has to be disallowed as personal expenses, so added. वन बाय टू पर्सनल, जो पर्सनल पोर्शन है ना वो अपन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे पर्सनल। तो मोटर कार एक्सपेंस कितने का है हमारा? 30,000, 1/2 कितना हुआ? 15,000। परचेज ऑफ टाइपराइटर 30,000, टाइपराइटर खरीद लिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने रुपए का है? 30,000, डिसअलाउड कर दीजिए। लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं, जिसका रेट नीचे हमें दे रखा है, इस पर टिक लगा है, तो एडजस्टमेंट है नीचे हमारे पास, कितने की है? 15%। तो डेप्रिसिएशन ही कैन क्लेम ऑन टाइपराइटर 30,000 का 15%, so it has to be 4,500. Then we are covered with the debit side portion of the question, right? Now move to the credit side portion of the question. लीगल फीस, भाई इनका काम है एडवोकेट है, लीगल फीस अलाउड, इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है। स्पेशल कमीशन इनको अपॉइंटमेंट, स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस, ये भी इनके प्रोफेशन की वजह से, ये भी इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है, अलाउड। अलाउड का हम कुछ नहीं करना है। कैश रिसीप्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लाइंट से इनको पैसे मिलते हैं, गिफ्ट मिलती है, जो भी रिसिप्ट्स आपको क्लाइंट से मिलती है, बीइंग अ प्रोफेशनल दैट इज अलाउड। बट अगर आप प्रोफेशनल हो और गिफ्ट आपको अपने रिलेटिव से मिल रही है तो वो इस हेड में अलाउड नहीं होगी, या फिर किसी ओकेजन पे मिल रही है तो वो इस हेड में अलाउड नहीं होगी। गिफ्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट समझने के लिए हमारा एक चैप्टर है, वो 5th हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो गिफ्ट की इनकम है उस हेड में शो की जाती है, इस हेड में शो नहीं की जाती है। क्लियर? इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, बी इट द गिफ्ट रिसीव टू डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल, बी इट द गिफ्ट रिसीव टू टीचर ट्यूटर, बी इट द गिफ्ट रिसीव टू CA chartered accountant or to a management consultant or an advocate or an engineer from his client shall be allowed. It shall be counted as his or her professional income. So house rent is there 75,000, ये disallowed है, इसे हमें लेस करना होगा। इनकम disallowed, ये हमें माइनस करनी है। तो हाउस का रेंट इनको मिल रहा है, क्योंकि हाउस को रेंट पे देना इज नॉट देयर बिजनेस। अगर इनका बिजनेस होता कि मकान किराए पे देने का ही इनका काम है, उसी से लाइवलीहुड चलता है इनका, तो वो उनके प्रोफेशन में आ जाता। लेकिन क्योंकि वो हैं एडवोकेट और मकान किराए पे उठाया और रेंट कमाया, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ वो टैक्सेबल होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, राइट? तो उसको हम लेस कर देंगे फॉर ₹75,000। लेस करने वाली चीज़ को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी आपकी जो इनकम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है, यहाँ पर नहीं होती है, इसको भी हम लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितने रुपए की है? 15,000 रुपीज़ की, लेस कर दीजिए। फिर लिखा है सैलरीज एज पार्ट टाइम लेक्चरर इन लॉ कॉलेज, पार्ट टाइम लेक्चरर है लॉ कॉलेज में, तो सैलरी मिल रही है, तो सैलरी के लिए तो सेपरेट सैलरी का हेड है पूरा,
इस हेड में आप इसको नहीं दिखा सकते इनकम को, तो इस हेड में इसे डिसअलाउड कीजिए। पार्ट टाइम फुल टाइम कोई सी भी सैलरी मिले, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होनी है, यहाँ नहीं होनी है। अब इन सब चीज़ों को एडलेस करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, जितना भी आएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है कैश बेसिस पे तो मैं कैसे करूंगा? अच्छा, एक बात जो है वो आपको ऊपर हेडिंग तो डालनी चाहिए कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मेरा क्या रहने वाला है? 21-22, 2021 से 22। अभी इसी सवाल को मैं कैश बेसिस पे करके दिखाता हूं आपको, राइट? एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस दोनों हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन जिसमें हमने प्रॉफिट लिया, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को ऐड किया, डिसअलाउड इनकम को लेस किया, और ऐसी अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट जो अलाउड थी एज एन एक्सपेंस उनको लेस किया। अभी इसी सवाल को अगर मुझे कैश बेसिस पे सोल्व करना है तो व्हाट हैज टू बी माय अप्रोच फॉर इट्स सॉल्यूशन? मेथड सेकंड, कैश बेसिस। अगर मुझे ये सेम सवाल कैश बेसिस पे करना है तो मैं कैसे करूंगा, जरा ध्यान से आप देखिए। इसमें हम करते क्या हैं, जो इसमें करते हैं इस वाले फर्स्ट वाले मेथड में, उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। जो भी हमने इसमें किया है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। उसमें हम प्रॉफिट लेके चलते हैं, इसमें हम प्रॉफिट लेके नहीं चलेंगे। इसमें हम डिसअलाउड एक्सपेंस को ऐड करते हैं, उसमें डिसअलाउड का एक्सपेंस का या इनकम का कुछ नहीं करेंगे। वो हमें कैश बेसिस जो करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ केवल अलाउड करना है। अलाउड इनकम लेनी है, अलाउड प्रोफेशनल रिसिप्ट्स लेनी है, और उसमें से अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट्स लेस करने हैं, और हमारा आंसर आ जाना है। उसके अलावा उसमें कुछ करना नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से कि किस तरीके से हम कैश बेसिस के न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो अगर मुझे कैश बेसिस करना है तो मैं इसमें लिख दूंगा अलाउड। अलाउड का दूसरा नाम है एडमिसेबल। बुक में ये टर्म लिखा हो सकता है कि एडमिसेबल प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, राइट? एडमिसेबल प्रोफेशनल रिसिप्ट्स। अभी मैं आपको इजी रहे समझने में तो इसलिए अलाउड लिख रहा हूँ। अलाउड प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, इन्हें मुझे ऐड करना है, और इसमें से मैं लेस करूंगा अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट्स, राइट? लेस कर दूंगा, यहां कर लेता हूं लेस, अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट्स, अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट्स। तो अब प्रोफेशनल रिसिप्ट्स मुझे लेनी है अलाउड, तो मुझे इनकम साइड से चलना होगा। प्रोफेशनल रिसिप्ट्स लेनी है तो मुझे इनकम साइड से चलना होगा, ना कि एक्सपेंडिचर साइड से। तो मुझे देखना होगा कि अब यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि उसका स्टेटस क्या है, जिससे मुझे पता चले कि अगर वो लॉयर है, राइट, और वो थर्मामीटर खरीद के लाया है, तो इट कैन नॉट बी हिज प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, इट हैज़ टू बी हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। बट अगर वो डॉक्टर है और थर्मामीटर खरीद के लाया है तो इट शैल बी हिज प्रोफेशनल पेमेंट, राइट? इस तरीके से हम जजमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, माइंड में समझते हैं। अब अगर कोई एडवोकेट है, दवाइयाँ खरीद के लाया है तो प्रोफेशनल नहीं है पेमेंट, लेकिन डॉक्टर दवाइयाँ खरीद के लाया तो अलाउड है। इसलिए बहुत मैटर करता है कि जिसका भी आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कर रहे हो उसका स्टेटस आपको मालूम हो, जिसके हिसाब से उसकी इनकम अलाउड होती हैं और एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, राइट? तो यहाँ पर लीगल फीस अलाउड है, मैं इसको अलाउड कर दूंगा। लीगल फीस 6,30,000 रुपये। फिर इसके बाद इनको कमीशन मिल रहा है,
स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस, तो ये भी अलाउड है। कमीशन लिख देता हूं मैं इसको सीधे 7,000 रुपीज। फिर इसके बाद क्लाइंट से गिफ्ट मिली, इनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट से अलाउड कर दीजिए, लेकिन इसको मुझे पूरा लिखना पड़ेगा जिससे गलती ना हो समझने में। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, इट हैज टू बी अलाउड। फिर इसके बाद हाउस रेंट, इट इज नॉट हिज प्रोफेशनल रिसिप्ट, बिकॉज गिविंग हाउस ऑन रेंट और लीज इज नॉट हिज प्रोफेशन, is not his profession. That's why I will not add it. It's not allowed. Only allowed is to be taken in consideration while we are opting the method second, which is cash basis, right? House rent not allowed, disallowed कुछ नहीं करना, interest on security disallowed कुछ नहीं करना, salary part time lecturer in law college, इस प्रोफेशन से रिलेटेड उसकी इनकम ये नहीं है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका टोटल कितना आ गया भाइयों बहनों? 647। अभी मेरा अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट यहाँ लिखा है, जगह तो यहीं बच गया है, तो मैं इसको यहीं से चालू कर देता हूँ, राइट। लेस, इसको हम एडमिसेबल पेमेंट्स भी लिख सकते हैं या प्रोफेशनल पेमेंट भी लिख सकते हैं। एडमिसेबल पेमेंट्स, एडमिसेबल पेमेंट या फिर प्रोफेशनल पेमेंट, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। अब इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? डेबिट साइड में। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, इसका कुछ नहीं करना मुझे। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड है 35,000 के, ये लेस हो जाएंगे। फिर इसके बाद चैरिटी डिसअलाउड, कुछ नहीं करना। टेलीफोन एक्सपेंस अलाउड है। फिर इसके बाद इनकम टैक्स डिसअलाउड, कुछ नहीं करना। रेंट, रेंट उस मकान का है जिस मकान को आधा ये रहने के लिए और आधा ऑफिस के लिए यूज करते हैं, तो आधा अलाउड हो जाएगा। कितना बना? 20,000 रेंट दिया, तो इसका आधा कितना है? 10। गिफ्ट टू डॉटर डिसअलाउड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउस से रिलेटेड है, जो हाउस आधा पर्सनल यूज में होता है आधा प्रोफेशनल में होता है, तो आधा अलाउड कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,500। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड डिसअलाउड। एनी टाइप ऑफ डोनेशन इज नॉट रिकमेंडेड, एनी टाइप ऑफ चैरिटी इज नॉट रिकमेंडेड इन बिजनेस। वो आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, एथिकल ग्राउंड पे अपने कुछ भी करो, बट इट इज नॉट अ प्रोफेशनल पेमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, राइट। इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इनके बेनिफिट्स आप कहोगे फिर तो कोई करेगा ही नहीं डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड में, फिर तो कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करेगा ही नहीं। करो, करना है, जरूरी है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम को बचाएंगे, लेकिन इस हेड में नहीं बचाएंगे। बाद में आप जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करोगे, पूरी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, तब इसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे हम आगे सीखेंगे। ये आगे की बातें हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड डिसअलाउड इन दिस। लॉ जर्नल्स, लॉ जर्नल्स आपने खरीदे डिसअलाउड, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो, तो डेप्रिसिएशन आप लेस कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। एडमिसेबल पेमेंट ऑब्लिक आइटम्स हम लिख सकते हैं, आइटम्स, तो मेरे को अलग से हेडिंग नहीं बनानी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन काय पर है? लॉ जर्नल्स। लॉ जर्नल कितने परसेंट है? 40% के ब्रैकेट में आती है ये। तो 15,000 की है और 40% कितना हुआ? 6,000 रुपये। फिर इसके बाद सैलरीज अलाउड, स्टाफ को 2 सैलरी। परचेज ऑफ मोटर कार ये डिसअलाउड है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। 3 लाख रुपीज़ का 15%, 15% 45,000 होता है। उसमें से प्रोफेशनल पेमेंट कितना बना? वो 1/2, आधा यूज पर्सनल है आधा प्रोफेशनल है, 22,500 हो गया। मोटर कार तो 1/2 डेप 22,500 लेस कर दो। फिर इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की डेप कितनी है? 1,000।
डेप ऑन फर्नीचर 1000, ये भी लेस करनी है। फिर इसके बाद क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड कुछ नहीं करना। मोटर कार एक्सपेंसेस 30,000 के हैं, तो इसमें से प्रोफेशनल पोर्शन कितना है 1/2, 30,000 का 1/2 कितना होगा, मोटर कार एक्सपेंस 1/2 15,000, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर की डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो। टाइपराइटर की डेप कितने की है 10%, 3,000, नहीं टाइपराइटर पे 15% है, 30,000 पे 15% कितना हुआ 4,500। फिर इसके बाद क्या रह गया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अभी नीचे के ट्रीटमेंट देख लो, कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई जो हमें रिकॉर्ड करनी रह गई हो, नहीं हम कर चुके, हाउस कर चुके, कार एक्सपेंस, मोटर कार, टाइपराइटर, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, बस इतना आप ऐड और इतना लेस कर देंगे आप ब्रैकेट वाले सारे आइटम्स को, तो यू विल हैव द आंसर विद यू, दैट इज 4,73,000। आंसर फ्रॉम बोथ द मैथड शैल रिमेन द सेम। आप देख सकते हैं ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम आएगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समअप मुझे करना है इन शॉर्ट, तो मैं ये कहूँगा जब भी एक्चुअल बेसिस करोगे तो प्रॉफिट लोगे, और जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं जो डेबिट हुए हैं वो ऐड होने हैं, और डिसअलाउड इनकम है जो क्रेडिट हुई है वो लेस होनी है, और जितनी भी डेप्रिसिएशंस हैं जो अलाउड हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई है अभी तक वो लेस होनी है। अलाउड का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर, यहाँ डेबिट में जो अलाउड दिया है इनकम एक्सपेंस उसका कुछ नहीं करते, डेबिट क्रेडिट में जो दिया है इनकम एक्सपेंडिचर में। जब हम कैश बेसिस करेंगे तो हम भूल जाएंगे डिसअलाउड को, केवल अलाउड को लेके होता है वो। सारी अलाउड प्रोफेशनल रिसिप्ट्स ऐड करनी है, अलाउड प्रोफेशनल पेमेंट्स लेस कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन लेस करनी है, देन यू विल हैव द आंसर विद यू। एन आंसर कंप्यूटेड फ्रॉम बोथ द मेथड्स विल बी सेम। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन टू बी डन। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गेट बैक टू यू अगेन विद द न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।